हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है उसमें क्लास नंबर 26 को पढ़ेंगे। ठीक है, 26 क्लास को पढ़ेंगे। इसके बाद दो वीडियो और बची हैं। आपका कक्षा 8 तक की एससीईआरटी की बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब क्लास नंबर 27 और 28 ये दोनों चैप्टर और बचे हैं। मतलब ये दोनों क्लास और बची हैं, ये दोनों भी आपको आज ही मिल जाएंगी। इसके बाद आपकी जो साइंस की एससीईआरटी की तीनों क्लास की बुक्स हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और कल से आपका मैथ्स का सही से चलने लगेगा, जो 3-4 चैप्टर बचे हैं। और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि 1000 करीब आपको करवा दूंगा। बस एक क्वेश्चन आपसे है कि आप लोग क्वेश्चन किस फॉर्म में चाहते हैं, वन लाइनर चाहते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बस ये मैंने इसलिए पूछा कि अगर वन लाइनर आप कहेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं करवा सकता हूँ, और अगर मल्टीपल चॉइस कहेंगे तो मल्टीपल चॉइस की पीडीएफ बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब 1000 तो मैं करवा ही दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि 1000 आपको पूरे करवा दूं। लेकिन अगर वन लाइनर होंगे तो हो सकता है ज़्यादा भी कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग अपने कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर स्किप नहीं किया है तो आप लोग ये तो सुनेंगे ही, तो ये जवाब, इसका जवाब मुझे चाहिए, अगर आप लोग जैसा भी आपको सही लगे। तो देखिए, आज दो दो चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक है बल तथा दाब, दूसरा है प्रकाश तथा प्रकाश यंत्र। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र ये है, और बल एवं यंत्र। तो बल तथा दाब को हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे प्रकाश तथा प्रकाश यंत्र दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ है कि कई बार लोग कहते हैं कि सर आपने स्किप कर दिए हैं कुछ पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट्स स्किप नहीं करता हूँ मैं ये देखता हूँ कि जैसे अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता, लिखने वाला होता, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चन, ज़्यादातर मैं उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे पढ़ाता हूँ, बताता हूँ जिनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में ही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको बताना भी जरूरी है, इसलिए वहाँ पे वो उसको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु को आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। ये नहीं है कि किसी एक ही वस्तु द्वारा बल लग जाए। ठीक है, कम से कम दो चीजें हैं। अगर हम दीवार को धक्का दे रहे हैं तो एक तो माध्यम हम हैं और दूसरा दीवार है। ठीक है, तो दो तो कम से कम होने चाहिए। ठीक, आगे देखिए, बल में परिमाण और दिशा होती है तथा यसाई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। ये देखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछा जा सकता है बल में, मतलब परिमाण और दिशा किन में नहीं होती है। 3-4 ऑप्शन दे दी जाए, उसमें बल होगा तो बल में क्या होता है, परिमाण और दिशा होती है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक पूछा जा सकता है तो न्यूटन होता है। ठीक है, समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बल का प्रभाव जो होगा वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए, संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये इस टाइप की चीजें हैं, इनको नहीं छोड़ा जा सकता है कि दाब दाब बराबर होता है अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये याद रखिए। ठीक है, और अभिलंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। अगर क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रणोद किसे कहते हैं, तो प्रणोद किसे कहते हैं, अभिलंबवत बल को। ठीक है, इसका मतलब दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल भी हो सकता है। ठीक, लेकिन आप मेन इसको याद रखिए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दाब का एमकेएस मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको कैसे निकालते हैं, अब एक चीज देख लीजिए। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या होता है, न्यूटन। बल का जो होता है मात्रक वो होता है न्यूटन। ठीक, न्यूटन, और बटा में क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर। तो यही आपका देखिए यहाँ पे बन गया, अपने आप बन गया। इसी तरीके दाब का निकल आया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वायुमंडलीय दाब क्या होता है। पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, बाकी तो इसमें सब चीजें हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के चतुर्दिक, ये तो सारी फालतू की बातें हैं। बस मेन चीज इसको देखते चले। वायुदाब का मापन, वायुदाब कैसे निकाला जाता है, वायु स्तंभ का भार बटा क्षेत्रफल। ठीक, वायुदाब बराबर क्या है, ये आपको अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको लिख लीजिए। वायु स्तंभ का भार
बटा क्षेत्रफल, ठीक है। और कक्षा 6 और कक्षा 7 की बुक मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, आप लोग चाहें तो उसको वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा अगर आप लोग कहेंगे, नहीं तो आप लोग एक चीज करिए, टेलीग्राम पे जाके वर्धन एकेडमी सर्च करिए, आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें कक्षा 6 और कक्षा 7 की वीडियो, वो जो एससीईआरटी की बुक है उसको मैंने अपलोड कर दिया, कक्षा 8 की अभी बची है, उसको भी मैं आज शाम तक कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रमाणिक वायुदाब। प्रमाणिक वायुदाब क्या होता है? समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रमाणिक वायुदाब कहते हैं। तो प्रमाणिक वायुदाब का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है, मान जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कितने? 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के बराबर होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे कोई, इसमें कोई खास चीज नहीं थी। अब घनत्व को देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक, द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसका जो फॉर्मूला, इसका जो मात्रक है वो क्या होगा? घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब। अब देख लीजिए, इसको भी ऐसे देख लीजिए, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम केजी, ठीक, और आयतन का होता है मीटर क्यूब, ठीक। तो मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका मात्रक हो गया, ठीक है। आपेक्षित घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षित घनत्व कहते हैं, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सबसे ज्यादा घनत्व कितने डिग्री पे होता है? जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे है। ये हम लोग पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। अब अपेक्षित घनत्व को किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया था, घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अब ये देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको यहाँ पे देखने की बहुत जरूरी है। सीधे सीधे ये चीज लिख दी जाएगी क्वेश्चन में और पूछा जाएगा ये किसका सिद्धांत है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, या उत्प्लावन का भी सिद्धांत यही कहलाता है, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। भार में कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, ठीक है। तो ये किसका है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। अब देखिए, अब ये प्लवन का सिद्धांत क्या होता है? प्लवन, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है, जब वस्तु का जो भार होता है वो वस्तु के पानी के बराबर होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के बराबर होता है, तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी डूबी हुई तैरती है, मतलब डूब डूब जाती है पानी में, लेकिन तैरती रहती है, ठीक है। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? कि हल्का से जैसे ये है, ठीक है, पानी यहाँ तक ऐसे ऐसे भरा है, ठीक, ऐसे ऐसे भरा है, यहाँ पे इस पे बनाते नहीं बनता है, ठीक है। तो ये देखिए पानी यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो वस्तु यहाँ पर ऐसे डूबी हुई होगी, लेकिन तली में नहीं जाएगी, यहीं पर यहाँ तैरती रहेगी। पानी के नीचे आ गई है पूरी तरीके से, लेकिन नीचे नहीं आई है, नीचे तली में नहीं आई है, यहीं पे डूब डूब गई है। तो वही इसमें कहा गया है कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरती रहती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए द्रव द्रव का दाब P, द्रव स्तंभ की ऊंचाई h, द्रव के घनत्व D तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। द्रव का जो दाब होता है, ठीक है, द्रव का दाब, तो दाब बराबर क्या होता है? द्रव का दाब बराबर HdG, ठीक है। मतलब ऊंचाई गुणा घनत्व गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ये क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है इस टाइप से, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए एक हो गया। अब देखिए प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके थे, कक्षा 7 वाले में, उसमें प्रकाश को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसमें परावर्तन का हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब अपवर्तन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए इसका जो परिभाषा तो नहीं आएगी। अब देखिए अपवर्तन के नियम पूछे जा सकते हैं। इसमें एक स्नेल का नियम होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। इसमें दो नियमों का पालन होता है। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक
पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बिल्कुल परावर्तन का जो नियम है उसमें भी पहला नियम ऐसे ही है, उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसमें आपतित किरण अपवर्तित किरण हो गया है, और जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में स्थित हैं। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन को ज्या बोलते हैं। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये अभिलंब है, इस माध्यम से आई यहाँ तक, और फिर ये लाइन खींचिए, इसके बाद दूसरे माध्यम में जब गई तो ये देखिए नीचे को हल्का सा टर्न हो गई, सीधी जानी चाहिए लेकिन ये हल्की सी टर्न हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज्या क्या है, ये आपकी आपतित किरण की ज्या है, आपतन कोण, ठीक है। और ये हो गया अपवर्तन कोण, ये आपका आर हो गया। तो इन दोनों की जो साइन मतलब ज्या है, ये दोनों एक नियतांक होते हैं। इसी को कहा जाता है स्नेल का नियम, ठीक है। अब देखिए, स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। तो साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, ये आई है यहाँ पर कोण, तो ये साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है। इन दोनों में से निकाल लीजिए। या फिर यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आर आर यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, सॉरी ये नीचे, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का। अब देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए जो प्राइमरी की टीचर वैकेंसी आई थी शायद 68,000 वाली, शायद उसी में ये पूछा गया था कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, और यहाँ पर जल का अपवर्तनांक निकालना होगा। तो यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल दी गई होगी और निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इन दोनों को जब भाग करके देखेंगे तो हमारा जल का निकल आएगा, जिस चीज का भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निकालना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों का अनुपात वह माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्या है, छपा ही नहीं। अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अनुपात अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये देखिए, ये उत्तल लेंस का यहाँ पे चित्र है, ये अवतल लेंस का है, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होते हैं। ये देखिए, उत्तल लेंस का यहाँ उदाहरण है। उत्तल लेंस आपतित समांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए, किरणें ऐसे गई, अभिसारी मतलब एक ही जगह पे सिकुड़ गई, ठीक है, तो ये अभिसारी। और जो अवतल लेंस होता है वो अपसारी होता है, ठीक है, वो अपसारी लेंस कहलाता है। ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है कि उत्तल अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आपका अवतल लेंस हो जाएगा। अपसारी मतलब प्रसार करना, अब ठीक है। ये देखिए ऐसे गया और देखिए फैला रहा है इसको चारों तरफ, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फैला रहा है, तो ये अपसारी लेंस हो गया, अवतल लेंस, ठीक। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, अब यहाँ पर समझाने का वक्त है नहीं, लेकिन ठीक है, चीजों को समझ लीजिए, बस खाली देख लीजिए, और नहीं आता है तो आप लोग लिख लीजिए। वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या, तो देखिए C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, C1 और C2। लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। मुख्य अक्ष, पहले हम लोग पिछली वीडियो में एक बार बात कर चुके हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, C1 से C2 से गुजरने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष यहाँ से यहाँ तक की रेखा। प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये चीजें मैं अभी अपलोड कर दूंगा, जब ये इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से खाली बस जो चीज नहीं आती उसको आप लोग याद कर लीजिएगा सीधे सीधे, क्योंकि अब समझाने का इसको टाइम नहीं है अभी। और जो इम्पोर्ट वैसी चीजें हैं जिनको देख लेते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी के बारे में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखें और है, हाँ, सूक्ष्मदर्शी देख लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। तो सरल पूछ दिया जाएगा, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस किसमें लगा होता है, तो वो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी,
ठीक, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज लगी मुझे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और जो लेंस आंख की ओर होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें देख। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है? इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। ये लेंस एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। वस्तु की ओर आने वाला लेंस अभिदर्शक कहलाता है। ठीक है, और नेत्र की तरफ आने वाला अभिनेत्र, वो अभी हम लोग उसमें भी देख चुके हैं। अब मानव नेत्र के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। ये चित्र यहाँ पे बना है आंख का। अब देखिए, मानव नेत्र गोलाकार होता है जिसके सामने का भाग भाग कुछ उभरा होता है जिसे कार्निया कहते हैं। ठीक, कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की एक रचना होती है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। अब नीचे देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती है। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दृष्टि दोष देखिए, इसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसानी से बन सकते हैं। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, इसमें कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। तो क्या होता है ऐसे में? दोष को फलस्वरूप दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि। ठीक है, जब दूर की वस्तु ना साफ दिखे तब निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, उल्टा इसमें होता है। ठीक है, जब दूर का नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि। जहां, अरे ये समझ लीजिए, जो दिख रहा है वही दोष है। अगर दूर का साफ दिख रहा है तो मतलब दूर दृष्टि दोष है, और निकट का साफ दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अब देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये, अब देखिए, ये हो गया निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको भी मैं बता दूंगा। कुछ व्यक्तियों के नेत्रों की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसमें घट जाती थी। ठीक है, जिससे नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में लगाते हैं। दो नाम याद रखिए, एक है अनिल। ठीक, अनिल, ये है शॉर्ट ट्रिक। ठीक, अनिल और उदय, ये कभी आप नहीं भूलेंगे। अब देखिए, आ से अवतल हो गया और नी से निकट। ठीक, अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस अनिल से, और उदय से, ऊ से उत्तल है, उत्तल लेंस है, और दा से दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो अनिल और उदय याद रखें। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। ठीक, तो अनिल उदय, ये दो नाम याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। फोटोग्राफिक कैमरा, इसमें क्या होता है? फोटोग्राफिक कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सीधे सीधे यही क्वेश्चन एक ऐसा बन रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए, और इसके बाद दो वीडियोज और आपकी आएंगी, और आपकी कक्षा 8 तक की जो जितनी भी एससीईआरटी की बुक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।